नमस्कार दोस्तों। तो हमारा टॉपिक था अब सीज़न वाला। ठीक, तो सीज़न वाला टॉपिक हमको पढ़ना था। तो उसमें एक्चुअली क्या, मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा था इसको, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो ये हाईलाइटेड पोर्शन बचा रह गया। ठीक, तो शीत ऋतु हम देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु देखेंगे और पीछे हटने वाला मानसून ऋतु देखेंगे। इसे जो मौसम वैज्ञानिक है ना, तो इन 4 ऋतुओं को मानते हैं वो अपने स्तर पे। उनका ऐसा मानना है कि जो 4 ऋतुएं हैं ये होती हैं शीत, गर्म, फिर दक्षिण पश्चिम मानसून वाली ऋतु और पीछे हटने वाले मानसून वाली ऋतु। इसके बाद आप देखिए कि जो शीत ऋतु है, जो ठंड का मौसम है ना, तो उसके बारे में उसमें हम देख लेते हैं कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। जैसे तापमान, तो तापमान जो है, ठंड का मौसम नवंबर के मध्य से शुरू हो जाता है, फिर आपका दिसंबर और जनवरी ये सबसे ठंडे महीने हैं। वहीं उत्तर भारत का तापमान अक्सर 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और पंजाब राजस्थान में तो शून्य तक पहुंच जाता है। फिर अत्यधिक ठंड का कारण क्या है, तो महाद्वीपीय जलवायु होना अत्यधिक ठंड का कारण है। फिर हिमालय क्षेत्र की बर्फबारी, फिर इसके बाद आपका जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, सब ट्रॉपिकल जेट कह सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रीय भिन्नता, तो आप देखिए जो ऐसे इलाके हैं जो कोस्टल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ठंड का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इंटरनल है जैसे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान 21 डिग्री, वहीं तिरुवनंतपुरम में जून का तापमान 25 डिग्री। यहीं आप दिल्ली कर दो इसको, दिल्ली में जनवरी का तापमान 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, और जून का तापमान 43 डिग्री, 52 डिग्री। फिर दबाव, प्रेशर, तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ठंड होगी वहाँ हाई प्रेशर होगा और दक्षिण में लो प्रेशर की स्थिति रहेगी। इसके बाद आप देखिए और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे देखिए पश्चिमी जट धाराएं चलेंगी, चक्रवात वाला स्थिति रहेगी और उत्तर पश्चिम भारत में जो है वर्षा होगी। वो क्यों होगी वर्षा, आप जानते हैं कि जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, सॉरी जो सब ट्रॉपिकल जेट है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उनकी वजह से वर्षा होती है इस क्षेत्र में और ठंड बढ़ जाती है। वहीं मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी वर्षा होती है। तो आप देखेंगे मध्य भारत में जब वर्षा होती है तो उसे मावठ बोलते हैं ठंड के समय में। फिर तटीय और पूर्वी वर्षा, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु तट पर पूर्वोत्तर मानसून से सर्दियों की बारिश होती है। तो हम इस मौसम में बारिश कैसी हो रही है वो भी देख ले रहे हैं, ठंड मतलब तापमान की क्या स्थिति है वो भी देख ले रहे हैं, प्रेशर की क्या स्थिति वो भी देख रहे हैं। तो ये सब हम कवर कर रहे हैं एक उसमें आपका सीजन में, ठीक है। तो एक सीजन में क्या क्या सिचुएशन होती है वो सब कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, जो जैसे हमने देखा कि तापमान क्या होगा, माफ़ कीजिएगा, गर्मी का जैसे मौसम आ गया। अब गर्मी के मौसम में बेसिकली तो आपको पता ही है कि गर्मी के मौसम में क्या क्या सिचुएशन होंगी, पर फिर भी जैसे तापमान है, तो मार्च में सूर्य कर्क रेखा में आ गया, ठीक है, तो तापमान बढ़ना शुरू हो गया। जैसे गुड़ी पड़वा के बाद से अब देखिए तापमान बढ़ना तेज़ी से शुरू होने लग जाता है और भारत के अधिकांश भाग में तापमान जो एवरेजन चलता है इतना चलता रहता है। लेकिन जैसे आप देखिए कि मध्य प्रदेश में देखिए ग्वालियर वाले स्थान पर 44-45 डिग्री पहुंच जाएगा, फिर और दिल्ली साइड जाते जाइए वहाँ और पहुंच जाएगा। फिर मार्च में दक्कन के पठार में हाईएस्ट 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाएगा। अप्रैल में गुजरात और मध्य भारत में 38 से 43 डिग्री के आसपास स्थिति रहेगी। वहीं मई में उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक गर्मी रहती है, तो 48 डिग्री तक पहुंच जाता है और ये पूरा एरिया लो प्रेशर वाला बन जाता है। वहीं दक्षिण भारत में आप देखिए कि वहाँ हल्की गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप वाली गर्मी नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता साउथ में। मतलब यहाँ इन रीजन्स पे ऐसा नहीं होता कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंडी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, सब बैलेंस रहता है क्योंकि ठंडी और गर्मी के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। इसलिए यहाँ मतलब जो सीज़न है वो सिर्फ अपन मोस्टली नॉर्थ के लिए वो जिम्मेदार है। जो अपन सीज़न पढ़ रहे हैं ना, ये मोस्टली इससे नॉर्थ में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर तटीय क्षेत्र, तो तट से आंतरिक भाग के जब हम अंदर आते हैं ना, तो उसमें तापमान जो है बढ़ता जाता है। न्यूनतम दैनिक तापमान शायद ही कभी 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता हो। इसके बाद देखिए जो दबाव और हवाएं हैं
तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे लो प्रेशर की स्थिति रहेगी उत्तर भारत के क्षेत्र में, ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है और जुलाई तक 25 डिग्री उत्तर पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ सेल्सियस वाली बात नहीं चल रही है, 25 डिग्री मतलब ये आपका अक्षांश है, उसकी बात चल रही है। फिर इसके बाद आप देखिए जो हवा है, तो पश्चिमी तट, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती हैं। वो यही बात कर रहा है कि ये दक्षिण पूर्वी वाली इधर मुड़ जाती है और ये बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून विस्थापित होता है और फिर भूमध्य रेखी पूर्वी हवाओं से उत्पन्न होता है। ये भूमध्य रेखी जो हवाएं हैं ये वाली यहाँ से इधर चला जाता है। फिर लू का आक्रमण भी हम देखने को मिलता है। तो हम ओवरऑल क्या देख रहे हैं, जैसे मौसम में कोई सा सीजन, हम क्या पढ़ रहे हैं, सीजन पढ़ रहे हैं। तो इस सीजन में हमें देख रहे हैं कि वो सीजन में गर्मी कैसी पड़ रही है, ठीक है, मतलब गर्मी के मौसम देख रहे हैं। तो तापमान वेरिएशन कितना है साउथ में, नॉर्थ में, फिर प्रेशर वेरिएशन कितना है साउथ में, नॉर्थ में, फिर रेनफॉल कितना वेरिएशन है साउथ में, नॉर्थ में। इसके बाद हम और क्या देख रहे हैं, और जो बेसिक छोटी मोटी जो चीज़ें वो मिल जा रही है अदर में, वो डाल दीजिए। इसके बाद आपका स्थानीय तूफान कुछ आते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है जो, ठीक है, इसे मानसून का निर्माण हो रहा है आपका और मानसून की शुरुआत हो रही है। तो आपका जैसे मई में उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र जो है तीव्र हो जाता है। वहीं जून की शुरुआत में हिंद महासागर से दक्षिण पूर्वी व्यावहारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून दिशा में चलती हैं। इसको हमने ब्रीफ में मानसून वाले सीजन में समझा भी है, ठीक है। इसको बेसिकली हम इस तरीके से देखते हैं कि तो अगला सीजन था, जैसे हम 2 सीजन देखे, एक देखा हमने गर्मी वाला, ठीक, इसके पहले हमने देखा था ठंडी वाला। तो अब हमें देखना दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखा वाला मौसम, ठीक है। इसे आप वर्षा ऋतु वाला मौसम भी बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें हमें क्या देखना है बेसिकली कि मानसून जो होता है, ठीक है। अब हमने पीछे देख लिया कि मानसून का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो मानसून के बारे में जो है वो इस पर लिख देना है कि जैसे मई में जो अपना उत्तर पश्चिम मैदानी इलाका है वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। इसके बाद जून की शुरुआत में क्या होता है, हिंद महासागर से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो हैं वो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री को पार करती हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती हैं, ऐसे आती हैं। फिर 0 डिग्री मिलने पर ये सेट हो जाती हैं। हवाएं नमी को सोख लेती हैं और भारी वर्षा लाती हैं। फिर मानसून की शुरुआत जो लिखा है, इसका आगमन गरज से बिजली के साथ होता है। जून की शुरुआत में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, फिर जुलाई की शुरुआत में आंतरिक भागों में पहुंच जाता है। तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा। अब जो अरब सागर शाखा है, ठीक है, तो ये वाली अरब सागर शाखा है, ये वाली बे ऑफ बंगाल शाखा है। तो पश्चिमी घाट से टकराती है, ये आपका यहाँ पश्चिमी घाट है। आपको मैप तो बनाना ही बनाना है हर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में। हवा की दिशा में भारी, जो हवा की दिशा होती है इस ओर, तो यहाँ भारी वर्षा कराती है 250 से 400 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है इसका, ये वाला जो हिस्सा हो गया, तो यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, तो पानी कम गिरता है। फिर अरब सागर की शाखा, कौन सा वाला, मध्यम भारत वाले में, ठीक है, तो जहाँ नर्मदा, ताप्ती इन नदी घाटियों में घुस जाती है और फिर यहाँ वर्षा कराती है। फिर अरब सागर शाखा का राजस्थान वाला, तो राजस्थान जैसे मान लीजिए आपका ये वाला पोर्शन है जहाँ अरावली है, तो इसके समानांतर निकल जाती है। तो सौराष्ट्र, प्रायद्वीप, कच्छ पश्चिमी राजस्थान से गुजरती है, जिसका यहाँ एक कम वर्षा कराती है। पंजाब, हरियाणा में बंगाल की खाड़ी की शाखा के साथ मिल जाती है, ठीक, और जिससे पश्चिमी हिमालय में बारिश होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये सब आपने पढ़ लिया है पहले ही, पर यहाँ पे बस थोड़ा सा। इसके बाद बंगाल खाड़ी की शाखा, ठीक, यह शाखा सबसे पहले म्यांमार और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश से टकराती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे अराकान योमा हो गया। तो जो ये 0 डिग्री पार करने के बाद इधर ऐसी हवाएं गई, तो एक यहाँ निकल गई, फिर एक यहाँ जाती है, तो इस अराकान योमा से टकराती हैं और इधर जाती हैं, और फिर इधर पूरे पूर्वी भारत साइड में से लेकर के उत्तर की ओर जाती हुई वर्षा कराती हैं। फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी जा शाखा जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र मार्ग है जो, तो एक शाखा गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है जो पंजाब तक पहुंचती है। फिर उसके बाद एक शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर बढ़ती है जिससे पूर्वोत्तर में व्यापक वर्षा होती है। तो आपका जो मासिम राम है, चेरापूंजी है, जो मेघालय वाला गारो खासी जयंती वाला क्षेत्र है, वहाँ बहुत वर्षा होती है।
फिर इसके बाद तमिलनाडु की शुष्क जलवायु। तो अब ये तमिल, जैसे यहाँ पे अरावली था ना, तो अरब इसके समानांतर निकल जाती है, ऐसे यहाँ पे भी होता है, इसके समानांतर निकल जाती है। तो तमिलनाडु तट पर बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। ये अरब सागर की शाखा की वर्षा छाया क्षेत्र में भी आता है। अभी यहाँ इतना बड़ा यहाँ पे पहाड़ है, जैसे इधर साइड तो जो सह्याद्री है हमारा, वो नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाती है, तो इस ओर नहीं पार करके जा पाती है वो। इस चक्कर में वो, उसके दो कारण होते हैं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तमिलनाडु में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है उससे वर्षा क्यों नहीं होती है, तो पहला कारण आप लिखिए कि बंगाल की खाड़ी के समानांतर होती है और अरब सागर के वृष्टि छाया क्षेत्र में आती है, इस वजह से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर अगला देखेंगे मानसून के पीछे हटने का मौसम, तो रिट्रीटिंग ऑफ जो मानसून है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पीछे हटने की एक समय रेखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर से पीछे हटना शुरू कर देता है, क्योंकि ITCZ जो है वो नीचे जा रहा है। वो नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि जो सूर्य है वो दक्षिणायन होना शुरू हो गया उत्तरायण से। इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह तक पश्चिमी राजस्थान से और सितंबर के अंत तक मध्य उच्च भूमि से वापस चला जाता है। अक्टूबर तक लो प्रेशर का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और नवंबर तक कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंच जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जब चलती हैं तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जल उठाती हैं, ठीक है, और उसके बाद वो फिर तमिलनाडु के तट पर वर्षा कराती हैं। मौसम की विशेषता क्या है? इस मौसम में आसमान साफ रहता है, इसलिए गर्मी बहुत लगती है, ठीक है। बादल साफ रहेंगे तो गर्मी बहुत लगेगी क्योंकि जो डायरेक्ट सन रेज वो नीचे आती हैं। फिर हाई प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक दमनकारी जलवायु बनाती है जिसे अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। तो सेकेंड हीट जो होती है वो अक्टूबर का मौसम है। तो इसी मौसम में आप देखेंगे कि डेंगू, मलेरिया ये सब होने के ज़्यादा चांसेस इसी महीने में होते हैं। फिर तापमान में चेंजेस, तो अक्टूबर के उत्तरार्ध तक उत्तरी भारत में तापमान में तेजी से गिरावट शुरू होती है। फिर उत्तर भारत में वर्षा, तो पीछे हटने वाला मानसून उत्तर भारत में शुष्क मौसम लाता है। पूर्वी प्रायद्वीप में वर्षा, प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर अक्टूबर और नवंबर के दौरान भारी वर्षा होती है। तो पूर्वी प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप हो गया और ये पूर्वी हिस्सा, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ भारी वर्षा होती है। फिर चक्रवाती दबाव, अंडमान सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पूर्वी तट पर वर्षा और तूफान का कारण बनते हैं। इसके बाद आप देखिए चक्रवात का प्रभाव पड़ता है इन्हीं क्षेत्र पे। कोरोमंडल तट पर वर्षा, कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा इन चक्रवाती अवसादों से होती है। और अरब सागर के चक्रवात, बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवाती तूफान कम आते हैं, ठीक। तो आपको पता ही होगा जैसे कि जो ज़्यादातर साइक्लोन होते हैं वो इस एरिया में कम आते हैं, इस एरिया में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। विपुर जॉय हो गया, या फिर आपने अभी देखिए अभी जो प्रीलिम्स में पूछा था तो आपको याद होगा 2-4 ऐसे साइक्लोन होंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमने 4 मौसम देख लिए। अब हमें पारंपरिक भारतीय ऋतुएं जो, ठीक है, जैसे वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक है। हमने तो ग्रीष्म ऋतु और जो आपकी शीत ऋतु है दोनों तो हमने देख लिया है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे बेसिकली जो अपने ट्रेडिशनल जो अपनी ऋतुएं हैं उसके बारे में देखें तो वसंत, तो चैत्र से वैशाख, जो चैत्र वैशाख जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये वसंत का महीना चल रहा है, ठीक है, मार्च अप्रैल। इसमें खिलते फूलों के साथ जैसे आप देखेंगे कि जो वो एक पेड़ होता है जिसमें रेड रेड कलर के इस समय फूल खिलते हैं, तो इसी टाइम पे ही होता है ऑटम में। फिर ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ से आषाढ़ महीना है ना, आपको पता होगा चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक, कुंवार को अश्विनी बोलते हैं, अगहन, फिर पौष हो गया, फिर आपके माघ और फागुन, तो ऐसे करके ये 6 सीजन हुए। और ऐसे 12 हिंदी कैलेंडर होते हैं जैसे जनवरी फरवरी, तो उस हिसाब से इसको उसने क्लासीफाई भी कर दिया है। तो ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी, शुष्क हवाएं, बढ़ता तापमान। फिर वर्षा ऋतु सावन भादो, ठीक है। फिर मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, तो सावन में देखिए कितने तरीके की। फिर भादों में भी बहुत बारिश होती है। तो जुलाई अगस्त के महीने में भीषण बारिश होती है, भारी बारिश, बादल छाए रहना, आर्द्र मौसम। फिर शरद ऋतु, ये ठंडी के पहले की स्थिति है। इसमें अश्विन और कार्तिक माह जो होता है ये अपना दीपावली वाला, सितंबर अक्टूबर का महीना, साफ आसमान, मध्यम तापमान। फिर हेमंत, शीत ऋतु से पहले, ठीक है, ये आपका मार्गशीर्ष पौष का महीना जो है। फिर नवंबर दिसंबर वाला महीना, मतलब इसमें भी शीत ऋतु तो पड़ने ही लग जाती है, अपना असर दिखाना शुरू ही कर देती है। साफ सुबह के साथ सुखद ठंडा मौसम। फिर शिशिर शीत ऋतु माघ फागुन वाला, ठंडी हवाएं, ठंडा तापमान, खासकर उत्तरी भारत में। और यहाँ पे यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सब इसमें हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा अपनी ट्रेडिशनल ऋतुएं। अब भारत के, अब एक टॉपिक है इसी में यूनिट 1 में
टेम्परेचर करके, ठीक है। तो हमने जैसे देख लिया वर्षा का वितरण देख लिया, तो वैसे ही अगले सीक्वेंस में टेम्परेचर वाला देखना है हमें। तो बस वही जैसे हमने पढ़ा ना, जैसे हम वर्षा ऋतु पढ़ रहे थे तो उसमें हमने तापमान पढ़ा। अब हम तापमान के अंदर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कौन कौन से मौसम में किस टाइप से तापमान रहता है। जैसे ठंड का मौसम है तो मध्य नवंबर से फरवरी तक आपको ये लिखना है। फिर उसके बाद इसमें एवरेज टेम्परेचर आपको लिखना है कि उत्तर भारत में कितना रहता है, और फिर रात का तापमान लिखना है। पंजाब और राजस्थान में हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। अब उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड क्यों पड़ती है? क्योंकि समुद्र से दूरी है, महाद्वीपीय जलवायु है। हिमालय में बर्फबारी से शीत लहरें तेज हो जाती हैं। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं पाला और कोहरा बढ़ाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। प्रायद्वीपीय भारत जनवरी में तिरुवनंतपुरम में 21 डिग्री, ये 3 इसके कारण हो गए सेल्सियस तापमान दर्ज होने के साथ साथ तापमान में हल्का बदलाव दिखता है, तो ज़्यादा तापमान में बदलाव नहीं आता। फिर समर में मार्च से जून में तापमान सीमा इसकी आमतौर पर 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है। अधिकतम तापमान आपका दक्षिण पठार में 38 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज की बात चलती है, यहाँ पे इसकी बात नहीं चल रही है कि हम उस चीज़ की बात करेंगे, मैक्सिमम जाने की बात कर रहे हैं। ये पूरे भारत की बात करता है एवरेज में। फिर गुजरात और मध्य प्रदेश में ये इतना चला जाता है, 43 डिग्री तक चला जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में 48 डिग्री, कहीं 51 डिग्री, 52 डिग्री पहुँच जाता है। जबकि दक्षिण भारत में 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ठंडी रहती हैं, अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो ये हमने देख लिया कि तापमान ठंड में कैसा रहता है, गर्मी में कैसा रहता है। फिर हम देख लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून में। तो जून से सितंबर के दौरान अगर आप देखेंगे तो जून की शुरुआत में अचानक ठंड के साथ शुरू होता है, हल्की सी ठंड शुरू हो जाती है, पानी गिरता है, तो आर्द्रता रहती है, तो मौसम थोड़ा सा मई की तुलना में। फिर मध्य जून और मध्य जुलाई के बीच 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान गिर जाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्र ध्यान देने योग्य ठंड के साथ सबसे पहले मानसून की बारिश का अनुभव करते हैं, और जुलाई की शुरुआत तक मानसून के आगमन में, मतलब ये लाइन आप हटा दीजिए, आप ये 2 लाइन से मतलब रखिए। फिर मानसून का मौसम कौन सा वाला? रिट्रेटिंग मानसून, यहाँ पे लौटता मानसून का मौसम। तो तापमान में हम वृद्धि देखते हैं, तो अक्टूबर की गर्मी को हम सेकंड हीट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्षेत्रीय तापमान में उतार चढ़ाव होता ही रहता है। तो उत्तरी मैदान में सर्दियों में अत्यधिक ठंड, गर्मियों में तीव्र गर्मी, तटीय क्षेत्र में समुद्र के मध्यम प्रभाव के कारण स्थिर तापमान, और पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं पूरे वर्ष कम तापमान के साथ लगातार ठंडे रहते हैं। तो ये हमने टेम्परेचर भी देख लिया। इसके साथ ही यहाँ पे यहीं पे ही हम जो यूनिट 3 का फॉरेस्ट वाला टॉपिक है वो भी कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर उधर अलग हो जाएगा पूरी तरीके से। तो देखिए जो यूनिट 3 है पेपर 1 पार्ट ए की, ठीक है, उसमें वनों का वितरण और प्रकार ये शामिल है, ठीक है। तो ये हम इसी में देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक अगर आपको मैप से नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में बताऊँ आपको, तो देखिए जैसे हमने वर्षा देखा था, तो इस एरिया में बहुत वर्षा होती है, ठीक है। फिर ये जो अपना अंडमान निकोबार वाला है, इसमें बहुत वर्षा होती है। फिर यहाँ बहुत वर्षा होती है, ठीक। इसके बाद फिर इन क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है, इन क्षेत्रों में वर्षा कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो बस आपको अगर ये याद है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, तो आप ये बता लेंगे कि वहाँ फॉरेस्ट कैसा होगा, ज़्यादा आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं भारत में वनों के प्रकार। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्धसदाबहार वन, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो एरिया है, इसके बाद ये वाला जो एरिया मेघालय वाला, और अंडमान निकोबार का ये वाला जो एरिया है, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्धसदाबहार दोनों में आ जाएगा। पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वनस्पति झाड़ियाँ, लताएं, ऊंचे पेड़ों के मिश्रण के साथ घने बहुस्तरीय वन मिलते हैं। पेड़ रोजवुड, महोगनी, आबनूस, एनी, सफ़ेद देवदार, होलॉक, कैल, ये आपको याद रखना है, ये सब पेड़ मिलते हैं। और यहाँ विशेषताएं क्या हैं? पेड़ अलग अलग समय पर पत्तियाँ गिराते हैं, जिससे पूरे साल हरियाली बनी रहती है, और गर्म आर्द्र क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ ही हम अगला देखेंगे, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब ये 2 टाइप का होता है, ठीक है, एक आर्द्र होता है और शुष्क होता है। तो इसी में देखिए, ये इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा यही है भारत में। ये पूर्वोत्तर राज्य के कुछ इलाके उसमें
फिर पश्चिमी घाट का जो पूर्वी एरिया है, ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। अब पश्चिमी घाट का ये पश्चिम साइड है, ये पूर्वी साइड है, तो इसमें थोड़ी सी कम वर्षा होती है। तो उस एरिया में मिलता है उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, क्या मध्य प्रदेश का ये वाला जो पूरी वाला हिस्सा, इस हिस्से में 70 से 200 सेंटीमीटर, पर आप इसको 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास रखें। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, नम और शुष्क, है ना, मॉइस्ट और ड्राई। तो नम पर्णपाती वन जो होते हैं ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, और यहाँ पे सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन ये सब शामिल हैं। फिर शुष्क वाले में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, और तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर ये सब यहाँ पे हो रहा है। पेड़ शुष्क मौसम पत्तियाँ गिरा देते हैं जो विशाल घास के मैदानों की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है, ये सब एनसीईआरटी का डेटा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में आपको मैप जरूर बनाना है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में। फिर सालाना 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यहाँ घास होगी, झाड़ियाँ होंगी, बिखरे हुए पेड़ होंगे। अब यहाँ पे रोजवुड, महोगनी, एनी ये सब तो होंगे नहीं, जब बबूल, बेर, खैर, नीम, खेजड़ी, है ना, राजस्थान का स्टेट ट्री है खेजड़ी। एमपी में समी का पेड़ ही बोलते हैं, जो भगवान में भी चढ़ाते हैं, जिसकी छोटी छोटी जैसे छुई मुई की पत्तियां होती हैं ना, वैसी उसकी भी होती हैं। विशेषताएं, पौधे साल के अधिकांश समय पत्ती रहित रहते हैं, जिससे झाड़ियाँ और साथ ही झाड़ियाँ भी मतलब वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ऐसी पाई जाती हैं, और फिर वहाँ से राजस्थान वाले क्षेत्र में भी। फिर पर्वतीय वन, अब पर्वतीय वन में, अब भारत में पर्वत कहाँ है, तो हिमालय पर्वत, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, सतपुड़ा, मैकाल, इन सब जगहों पे ऊंचाई के साथ टेम्परेचर यहाँ पे घट जाता है। यहाँ पे विशेषता क्या है कि हम हिमालय वाली की बात कर रहे हैं ना, तो जो हिमालय वाला है तो उसमें आप इस तरीके से प्रदर्शित करिएगा, ये ऐसे बॉक्स बनाइएगा। पहला लिखिएगा आप तलहटी, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट लिखिएगा 1K से 2K मीटर, 1000-2000 मीटर। यहाँ पे आपको ओक के साथ साथ पर्णपाती वन मिलेगा, चेस्टनट, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य वाले में जाएंगे तो 1500 से 1750 मीटर हाइट, यहाँ आपको कुछ चीड़ के पेड़ मिलेंगे, चीड़ पाइन। फिर इसके बाद अधिक ऊंचाई वाले में 2200 से 3000 मीटर वाले क्षेत्र में आपको ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, इसके साथ बेड भी बनता है शायद, ठीक है। इसके बाद आप इससे 3000 मीटर के आसपास पहुंचेंगे तो आपको रोडोडेंड्रॉन, ये स्टेट ट्री है उत्तराखंड का, जूनिपर्स और मॉस के साथ अल्पाइन चारागाह भी मिलते हैं, ठीक है, मॉस, लाइकेन, ये सब। मॉस, लाइकेन मिल रहा है, मतलब ये इलाका जो है एयर पोल्यूशन से अभी रहित है, यहाँ एयर पोल्यूशन अभी नहीं पहुँचा है, क्योंकि अभी इंसान यहाँ नहीं पहुँचे ना। फिर विशेषता यह है कि बेहतर वर्षा के कारण दक्षिणी ढलान उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक घने हैं, और पश्चिमी घाट में सोलाज वन पाए जाते हैं, मैग्नीलिया, लॉरेल और वेटल यहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय वन उनको सोलास फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर्वतीय वन हो गया। इसके बाद आपका तटीय और दलदली वन देखिए, तो स्थान सुंदरवन पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महानदी गोदावरी, कृष्णा, इनके जो डेल्टा है वहाँ पे, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में तो सुंदरवन ही हो गया। फिर ज्वारी प्रभाव, और जो इंडस रिवर वाला है वो तो पाकिस्तान वाले अपनी पीएससी में पढ़ते होंगे। वर्षा, ज्वारी प्रभाव वाले खारे दलदली क्षेत्र यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ नमक सहिष्णु पौधों की घनी वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे पेड़ उगते हैं, ठीक है, मतलब ये इनका जो जड़ है बाहर रहती है। सुंदरी, ठीक है, इस सुंदरी पेड़ के अधिकतर कारण सुंदरवन बोलते हैं। ताड़ जैसे मैंग्रोव, ठीक है, और तामारिस्क, ये सब पेड़ के प्रकार है यहाँ पे। ज्वारी खाड़ियों और स्थिर पानी से घिरा है, विभिन्न जलीय प्रजातियों और पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है, ठीक है। मैंग्रोव का एरिया बड़ा भी है। तो ये हमने फॉरेस्ट देख लिया तमाम। तो इसमें हमारा यूनिट 1 और यूनिट 3 का फॉरेस्ट वाला टॉपिक कवर हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।